कई लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई आप जो करते हो वो आप सबको बता देते हो। तो मैं यही बोलता हूँ, अगर मैं बता भी रहा हूँ तो भी लोग कितने लोग अप्लाई करते हैं स्ट्रैटेजी को। आज के टाइम में कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग की जो हालत है वो ऐसी है, सबको जल्दी पैसा कमाना है। आपने जो ऑप्शन सेलर्स का एज है वो आप उनके अगेंस्ट ही यूज करते हैं, तो वो स्ट्रैटेजी मेरे को आज आपसे जाननी है। आज हमारे साथ अंकुश बजाज जी जुड़े हुए हैं। ये एक फुल टाइम ट्रेडर है एंड इनके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हम ऑप्शन सेलर्स की जो एज है उनके अगेंस्ट ही यूज कर सकते हैं। तो आज इस पूरे पॉडकास्ट में हम ये स्ट्रैटेजी समझेंगे और ये अपना रिस्क मैनेज कैसे करते हैं और ये इसमें पोजीशन साइजिंग हमें एग्जैक्टली कैसे करनी है, तो वो हम इनसे सीखेंगे। मतलब 10 में से आपके 6 ट्रेड ही सही जाएंगे, 10 में से 5 ट्रेड ही सही जाएंगे। तो अनटिल अनलेस आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हाई नहीं है तब तक आप पैसे नहीं बना सकते। मोस्ट ऑफ दी ऑप्शन सेलर्स की अगर हम लोग बात करें तो सेलर्स जो है वो एक बड़ा पैसा लेके मार्केट में आ रहे हैं। हर बार तो पैसा कोई बनाएगा नहीं, तो जब तक हमारा कैपिटल वाइप आउट नहीं होता तब तक हमको ये फील आता है कि नहीं रिकवर हो जाएगा। जनरली अगर ये स्ट्रैटेजी में मुझे निफ्टी ट्रेड करना है तो मेरे लिए परफेक्ट सेटअप आते हैं वेंसडे और थर्सडे। तो 22 डेज में 15-16 डेज ऐसे होने वाले हैं जिसमें ऑप्शन सेलर पैसा बनाने वाला है। अब ये वीवैप के ऊपर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट हुआ है, तो अब कौन ट्रैप होना स्टार्ट हो गया मार्केट में? सेलर्स। तो हम कब हम ट्रेल करेंगे हमारा स्टॉप लॉस? मैं अगर आप पर्सनली पूछे तो मुझे प्रॉफिट बुक करने अच्छा नहीं लगता। हाय एवरीवन, आई नो आप सभी को हमारे पॉडकास्ट बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन ये डेटा मुझे बताता है आप में से कई सारे लोग हमारा पॉडकास्ट देखते तो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपके लिए सब्सक्राइब करना तो फ्री है, लेकिन हमारी चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ग्रो कर पाए। एंड अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आई विल मेक श्योर कि आप जो भी कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें सजेशंस देंगे या फिर फीडबैक देंगे वो हम इनकलकेट करने का ट्राई करेंगे, या वो हम सभी गेस्ट को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को एंड चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। आज के टाइम में कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग की जो हालत है वो ऐसी है, सबको जल्दी पैसा कमाना है एंड इसी के लिए हमारे मेजर रिटेलर्स हैं वो ऑप्शन बाइंग की तरफ बढ़ते हैं। और अब ये सबके लिए क्लियर हो गया क्योंकि सेबी की रिपोर्ट सर सबने पढ़ ली है कि 90% ऑफ द ऑप्शन बायर्स या ऑप्शन ट्रेडर्स पैसा नहीं कमाते, क्योंकि 90% ऑफ द रिटेलर्स हैं जो नहीं कमा रहे और वो ऑप्शन बाइंग ही कर रहे हैं। और अगर इस डेटा को मैं थोड़ा और इन डेप्थ बताऊं तो 95% नहीं कमा रहे, क्योंकि वो जो 5% है वो नेट जीरो पे निकलते हैं या एफडी से भी कम कमा रहे हैं, तो बेसिकली उसे जीरो ही मानना चाहिए। बट आपने कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग की एक ऐसी स्ट्रैटेजी समझ ली है एंड आपने जो ऑप्शन सेलर्स का एज है वो आप उनके अगेंस्ट ही यूज करते हैं, तो वो स्ट्रैटेजी मेरे को आज आपसे जाननी है। ओके, तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि अभी सेबी की रिपोर्ट है, हमको पता है 90-95% लोग मार्केट में पैसा लूज कर रहे हैं, बट कोई ना कोई पैसा बना रहा है, राइट? तो हम इस स्ट्रैटेजी के थ्रू ये जानने का ट्राई करेंगे कि मार्केट में एक्चुअल में पैसा कौन बना रहा है, ठीक है? और जो बना रहा है मार्केट में पैसा वो भी कभी ना कभी लूज करते हैं। हर बार तो पैसा कोई बनाएगा नहीं तो मार्केट तो वन साइडेड हो जाएगा। जैसे आप अगर अपना पर्सनल ट्रेडिंग भी देखेंगे या किसी को चेक करेंगे तो कंटिन्यू लॉसेस नहीं होते। लॉसेस होंगे, फिर थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, फिर हमको लगता है नहीं हम लोग राइट ट्रैक पे हैं, ठीक है, फिर लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो जब तक हमारा कैपिटल वाइप आउट नहीं होता तब तक हमको ये फील आता है कि नहीं रिकवर हो जाएगा। जो ब्रोकर का लेजर है वो आपकी रियलिटी बताता है कि आपको कितना आता है। अगर आपका लेजर पॉजिटिव में मतलब यू आर अ गुड ट्रेडर, अगर आपका लेजर लॉस में है मतलब आप कहीं ना कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो हम लोग इस स्ट्रैटेजी से यही डिस्कस करेंगे कि मोस्ट ऑफ दी ऑप्शन सेलर्स की अगर हम लोग बात करें तो सेलर्स जो है वो एक बड़ा पैसा लेके मार्केट में आ रहे हैं। तो दो पार्टी हो गए, एक जो बायर है वो एक छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहा है और एक जो सेलर है वो एक बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहा है। दोनों का माइंडसेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो सेलर है वो 2-3% मंथली के लिए प्ले कर रहा है, बिल्कुल। और ऑप्शन बायर ये सोचता है कि ये जो 100 रुपीज का ऑप्शन है ये ऐसा कुछ हो जाए मार्केट में कि 150 या 200 रुपये हो जाए, तो मैं 40 से 50% पैसा मार्केट से बना लूँ, राइट? तो यहाँ पे माइंडसेट का बहुत ज्यादा एक डिफरेंस आ जाता है। तो जब हम लोग एक एल्गो को बैक टेस्ट करते हैं या कोई भी स्ट्रैटेजी आप जब बैक टेस्ट करते हैं तो आपको समझ में आता है कि एक जो स्ट्रैटेजी का हिट रेशियो होता है 30%, 40% के आसपास या 50%, 60% कुछ मीन रिवर्टिंग ट्रेडिंग होती है जिसका हिट रेशियो है। मतलब 10 में से आपके 6 ट्रेड ही सही जाएंगे, 10 में से 5 ट्रेड ही सही जाएंगे। तो अनटिल अनलेस आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हाई नहीं है तब तक आप पैसे नहीं बना सकते। अगर मैं आपको एक साइकोलॉजिकल बात बोलूं कि अगर आप ऑप्शन 100 रुपीज में परचेज कर रहे हैं, ठीक है, आप कितने रुपए तक वेट करते हैं? सर 30 रुपए मेरे हिसाब से मैक्स हो जाता है, उसके बाद तो सब बाहर हो ही जाता है।
तो अब अभी आप देखेंगे 70 रुपीज़ 100 रुपीज़ का ऑप्शन, आप 70 रुपीज़ रिस्क लेने के लिए आप रेडी हैं, ठीक है। 100 रुपीज़ का ऑप्शन लेट्स से 120 130 150 हो जाता है, तो मैक्स टू मैक्स आपका पेशेंस वहाँ पे जाके लूज हो जाता है। अगर क्योंकि आपने 7,500 रुपये डाले थे, आपको एक ट्रेड में 2-3,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो आपको लगता है कि ठीक है मेरे को ट्रेड बुक करना है, क्योंकि कई बार बीच में मार्केट में फ्लक्चुएशंस भी होते हैं, कई बार 150 जाएगा, फिर वो अगेन 125 आ जाएगा, तो आपके जो M2M स्विंग्स हैं जो आप रियल टाइम में आप चेक कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको एग्जिट करने के लिए बाउंड करते हैं, और आपको लगता है कि ठीक है मैं को ट्रेड में एग्जिट होना है। तो सिंपल सा 100 रुपीज़ का मैक्सिमम आपने वेट किया कितना, 150 तक, 50 रुपीज़ का आपने रिटर्न लिया, और आप लॉस कितना देने के लिए रेडी हैं, 70 रुपीज़। तो पूरे आपके डायनेमिक्स जो रिस्क टू रिवॉर्ड के उसके, तो एक सिंपल सा मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप 70 रुपीज़ का रिस्क ले रहे हैं तो आपका एटलीस्ट 140 का टारगेट होना चाहिए 1:2 में, मतलब 140 मतलब 100 रुपीज़ का ऑप्शन 240-250 रुपीज़ तक आपको वेट करना चाहिए। तो ही आप टेक्निकली अगर आप देखेंगे, थियोरिटिकली भी देखेंगे या प्रैक्टिकली भी देखेंगे, तभी आप लॉन्ग रन में विन कर सकते हैं, क्योंकि हर ट्रेड आपका प्रॉफिट में तो जाने वाला नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी को हम लोग समझते हैं। ये स्ट्रैटेजी के पीछे हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि इन जनरल अगर आप देखें मैक्सिमम 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं मंथ में हमारे पास, ऑलमोस्ट 70% ऑफ टाइम, ठीक है, मार्केट एक लेस देन 1% के रेंज में रहता है, ठीक है ना। अगर निफ्टी 25,000 का है तो निफ्टी में इंट्राडे मूवमेंट आपको दिखेगा 100-200 पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट आएगा। बहुत ही कम टाइम आता है जिसमें मार्केट में मेजर ब्रेकआउट्स आते हैं, राइट, बड़ा ट्रेंड आते हैं आपके। तो इससे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो ऑप्शन सेल करके चल रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 70% है विन करने की, क्योंकि मार्केट एक रेंज पे क्लोज हो रहा है। ऑप्शन बायर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 30 है। इसको अगर आप डे में कैलकुलेट करते हैं तो 22 डेज में 15-16 डेज ऐसे होने वाले हैं जिसमें ऑप्शन सेलर पैसा बनाने वाला है, ओनली 4-5 डेज ऐसे होने वाले हैं जिसमें ऑप्शन बायर पैसे बनाएगा। पर ऑप्शन सेलर का हम लोग को एक नॉर्मल सेइंग है कि जो पैसा बना रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा पैसा बनाते हैं, और जब पैसा लूज करते हैं तो वो बड़ा पैसा लूज करते हैं। 10 रुपए का ऑप्शन अगर आपका 100 रुपए हो गया, ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी थी 10 का आपका 0 होता, पर एक ही ट्रेड में आपका 10 का 100 हो गया, तो आपके जो लॉसेस हैं वो बड़े लॉसेस हैं। तो हम ये स्ट्रैटेजी से ट्राई करेंगे कि ऐसी जो दिन है या ऐसी जो डेज हैं उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर लें जिस दिन ऑप्शन सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो ये पूरा मेरा थॉट प्रोसेस हो गया, जिसके पीछे हमने रीजन डिस्कस किया कि क्या हम सोच रहे हैं, कब पैसे बना सकते हैं, उसको हम लोग स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेलर्स, ऑप्शन सेलर्स जब ट्रैप हो रहे हैं तो हमको पैसे बनेंगे, क्योंकि सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं मतलब 10 रुपए का ऑप्शन 100 हो रहा है, 200 रुपए हो रहा है। बिल्कुल, ठीक है। तो वो हर बार तो होगा नहीं, क्योंकि वो बड़े पैसे लेके रखे हैं, वो और ट्राई करते हैं, ऑप्शन अगर बढ़ गया तो और पैसे पंप करके ट्राई करेंगे वो 0 में क्लोज करने का, राइट। बट जिस टाइम पे हो गया उस टाइम पे हमारे पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी एज ऑप्शन बायर, ठीक, राइट। सो थोड़ा सा हम लोग चार्ट पे डिस्कस करते हैं आपसे। निफ्टी चार्ट हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी अगर फॉर एग्जांपल अभी हमारा ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट 25,500 के लेवल के आसपास, तो मैं आपको थोड़ा सा एक चार्ट में दिखाता हूँ। अगर इस लेवल से अगर आप देखें, ज़्यादा पुराना डेटा नहीं लेते हम लोग, लास्ट 4-5 डेज का डेटा ले लेते हैं, ठीक है। सो अगर आप यहाँ से देखें 13-14 जून के आसपास से, राइट, अगर आप देखेंगे मार्केट कहाँ गया है, ऊपर की तरफ, ऊपर गया है, राइट। अगर मार्केट ऊपर गया तो पैसे किसने बनाए, कॉल बायर ने पैसे, कॉल सेलर ने पैसे बनाए कि पुट सेलर ने पैसे बनाए, पुट सेलर ने पैसे बनाए, राइट। ये मुझे समझ में आ रहा है कि लास्ट 4-5 डेज मार्केट वाज बुलिश, जिसने पुट सेल किया होगा वो अच्छे प्रॉफिट में, क्योंकि मार्केट वन साइडेड आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने यहाँ से डिस्कस कर लिया कि एक मोटा मोटी मुझे 4-5 डेज का डेटा लेना है। मैं क्यों 4-5 डेज का डेटा ले रहा हूँ, उसके पीछे ये रीजन है कि जो भी ऑप्शंस में ट्रेड होना या एक्टिविटी होना स्टार्ट होती है, लाइक हम लोग वीकली ऑप्शन चेक करने वाले हैं निफ्टी का, ठीक है, राइट। तो थर्सडे आपकी एक्सपायरी हो गई, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, ये 2-3 दिन का हमारे पास डेटा चाहिए ताकि एक हमको एक पिक्चर समझ में आए, ठीक है, ओके। सो आज जैसे मंडे है, तो मंडे में इतना ज़्यादा डेटा मैच्योर नहीं हुआ है। जनरली अगर ये स्ट्रैटेजी पे मुझे निफ्टी ट्रेड करना है तो मेरे लिए परफेक्ट सेटअप आते हैं वेंसडे और थर्सडे को। अभी मैं क्या देखने वाला हूँ
कि मार्केट में मैंने सिंपल सा अपना निफ्टी का डैशबोर्ड में जाके मैंने चेक कर लिया कि मैक्सिमम ओआई किस लेवल पे बने हुए हैं। वो जो रेंज वाला जो हिसाब होता है रेंज, वो देखेंगे। तो ये मेरे को रेंज 2-3 चीजें बताता है। ये रेंज मेरे को मार्केट का रेंज भी बता देता है कि यस ये एक्सपेक्ट करें ऑप्शन सेलर, बिकॉज ओआई जो जनरेट कर रहे हैं वो ऑप्शन सेलर्स बड़ा पैसा लगा के रखे हैं, क्योंकि वहीं पे उन लोग सेल कर रहे हैं, उसी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर रहे हैं, राइट। ओआई जनरली बायर सेलर से मिलता है, बट बड़े पैसे जो लगे हुए हैं स्टेक में लगे हुए हैं वो सेलर के लगे हुए हैं, बिकॉज ये 7,500 में काम कर रहा है, वो 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं उसको, तो बड़ा पैसा मेरा स्टेक तो उसमें ही लगा हुआ है। सो अगर मैं कॉल साइड का अगर मैं चेक करता हूँ आपका, तो मुझे दिख रहा है 25,600 के आसपास मैक्सिमम ओआई है। एंड ऑन अ पुट साइड अगर मैं चेक करूँ 25,500 पे मेरा मैक्सिमम ओआई है, राइट। अभी अगर मैं मार्केट देखूं तो कहीं पे भी मार्केट अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 25,500 के आसपास, 480 के आसपास चल रहा है। मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है अभी, बिकॉज मार्केट अभी मॉर्निंग में थोड़ा सा बुलिश था, अभी थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। मतलब मार्केट अभी 25,000 में ओआई मैक्सिमम था। दैट मीन्स जो ऑप्शन सेलर्स थे पहले उन्होंने 25,200 में पोजीशन क्रिएट की, वहां पे ओआई किया। जैसे मार्केट ऊपर जाता गया दे शिफ्टेड टू 25,500। वो आपको कहाँ से दिखेगा? वो आपको एक सिंपल सा चेक करना है। अगर मैं सेम वे में मैंने क्या किया 25,500 का पुट अपना ये चार्ट पे ड्रॉ किया है सिंपल सा, ओके। सो अभी जो हमने पॉइंट डिस्कस किया है कि लास्ट 4-5 डेज से इसमें वॉल्यूम ट्रेड होना स्टार्ट होता है, तो जो नीचे आपको रोज दिख रही है वो वॉल्यूम्स की है। तो इसके पहले इसमें एक्टिविटी नहीं थी, बिकॉज आप वीकली और मंथली ऑप्शन में ट्रेड कर रहे थे। उसके जैसे ही एक्सपायर हुआ है अब आपको वॉल्यूम्स देखने के लिए मिले, तो हमको जो डेटा रिलेवेंस है वो वहीं से है जहां से वॉल्यूम्स हो रहे हैं, उसके पहले वॉल्यूम्स नहीं है। बट एट वन ग्लैंस अगर आप देखेंगे ये इसका जो मूवमेंट है वो वन साइड डाउन साइड है। मतलब 25,000 का 500 पुट के जो सेलर्स हैं वो दे आर एंजॉइंग द राइट। उन्होंने बेचा, लेट्स से यहाँ पे बेचा, उन्होंने 400-500 में सेल किया, इस ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 138 अभी 130 तक आ गया, 130 के आसपास गया, 78-79 का लो भी क्रिएट किया है, ठीक है। अभी वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। 400 में भी सेल किया होगा, 500 में भी सेल किया होगा, 300 में भी सेल किया होगा, 200 में भी सेल किया होगा। अब वो ट्रैप कब होंगे? जब यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। तो अभी हमको ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इनका जो एक एवरेज सेलिंग प्राइस है वो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं विथ वॉल्यूम विथ प्राइस, ठीक है। तो एक हम लोग इंडिकेटर सबसे ज्यादा यूज करते हैं वीवैप, ठीक है। वीवैप हमको बताते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, कि भाई जो भी वॉल्यूम्स हुए हैं मार्केट में, जो भी प्राइस में ट्रेड हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम्स, उसका एक एवरेज प्राइस क्या है। तो जनरली वीवैप यूज करते हैं हम लोग इंट्राडे वीवैप, जिसका स्टार्टिंग टाइम हो जाता है 9:15 से 9:15 से टिक बाय टिक जो भी ट्रेड्स हो रहे हैं विथ वॉल्यूम, उसके हमको एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ हो जाती है, जिसको हम लोग देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस की क्या एक्टिविटीज है। वो बहुत सारे एन नंबर्स ऑफ चीजें हैं जो आपको प्रूव करती है कि वीवैप काम करता है। एक वीवैप होता है एंकर वीवैप, ए वीवैप, राइट। तो एंकर वीवैप का सिंपल सा पॉइंट यूज ये है कि मैं एक एंकर पॉइंट डिसाइड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को लास्ट 4 डेज या 5 डेज के प्राइस पे मुझे वीवैप देखना है कि ओवरऑल प्राइस लास्ट 5 डेज का एक एवरेज प्राइस किस तरीके से ट्रेड हुआ है, तो मैं एक अपना एंकर पॉइंट डिसाइड कर लेता हूँ। तो इन दिस केस ट्रेडिंग व्यू में ऑप्शन रहता है, या बहुत सारे ब्रोकर्स भी प्रोवाइड करते हैं ए वीवैप का। तो ये मैं चेक कर रहा हूँ जहाँ से वॉल्यूम्स जनरेट हुए। जनरली आप यहाँ से देखेंगे वॉल्यूम्स धीरे धीरे शूट अप होना स्टार्ट हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सा वीवैप की लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। ओके, ये एंकर वीवैप है या नॉर्मल वीवैप? ये ए वीवैप है, एंकर वीवैप है, क्योंकि मेरा एंकर पॉइंट ये है। ओके, नॉर्मल जो इंट्राडे वीवैप होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही इंट्राडे से होता है 9:15 से। मैं एक एंकर पॉइंट देख रहा हूँ कि लास्ट मान लो थर्सडे से, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डेटा है 26 का थर्सडे का, तो थर्सडे से एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, थर्सडे से टिल टुडे ओके एक एवरेज प्राइस क्या रहा है। मतलब लास्ट थर्सडे से अगर किसी ऑप्शन ने सेलिंग स्टार्ट की होगी तो 270 के लेवल से स्टार्ट किया मार्केट में, उसने देखा 78 के आसपास का लेवल, राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 136, ठीक है। अब एक छोटा सा डेटा पॉइंट देखेंगे, मार्केट जब भी इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा था, मार्केट का फेस क्या था? बेरिश फेस था, राइट। आज अगर आप देखेंगे एक हैवी वॉल्यूम भी हुआ है, यहाँ पे एक वॉल्यूम शूटअप हुआ है। अब ये वीवैप के ऊपर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट हुआ है, तो अब कौन ट्रैप होना स्टार्ट हो गया मार्केट में? सेलर्स। कौन से? पुट के सेलर, पुट सेलर, जिन्होंने
बेसिकली इंजॉय कर रहे थे राइट। सो सिंपल सा फिलॉसफी हमारा यही है ये डेटा का, कि हम लोगों ने पहले अपने चार्ट्स में देख लिया कि मैक्सिमम ओआई कहाँ पे है। अगर इसी के रिवर्स में अगर मैं कॉल साइड की बात करूं, मैंने कॉल का भी चार्ट लगा के रखा हुआ है। कॉल के जो ऑप्शन सेलर्स हैं, यहाँ से आपके वॉल्यूम लेट्स से मैं ड्राइंग्स रिमूव करता हूँ। यहाँ से एंकर वीवैप लगाते कहाँ से? एंकर वीवैप आपको यहाँ से ऑप्शन मिलता है, इसमें अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग व्यू में तो आपको ये एक ऑप्शन आता है एंकर वीवैप का, राइट। तो एंकर पॉइंट आपको डिसाइड करना है। अगर मैं यहाँ से एंकर पॉइंट डिसाइड करूंगा तो प्राइस मेरा यहाँ से एक वॉल्यूम होना स्टार्ट हुआ था। ये कॉल का है आपका चार्ट, राइट। तो कॉल में क्या हुआ, जब भी ये वीवैप के ऊपर ट्रेड चल रहा था, दैट मीन्स ऑप्शन बायर वर एंजॉयिंग द राइट। जैसे ये वीवैप के नीचे ट्रेड होना स्टार्ट हुआ, मतलब अभी कौन एंजॉय कर रहे हैं? सेलर्स। कौन से स्ट्राइक प्राइस के? 25,600 के, ठीक है। तो 25,600 का जो जिन्होंने सेलिंग करना स्टार्ट किया है सेलर्स, उनको अभी कोई थ्रेट नहीं मार्केट में। उन्होंने आज भी मॉर्निंग में भी सेल किया, राइट, और वो अभी अपनी राइट को एंजॉय कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये ट्रैप नहीं हो रहे हैं। ट्रैप कौन हो रहे हैं? पुट सेलर्स। पुट सेलर्स, ओके। ये चीज क्लियर है आपकी। अब हमको ये देखना है कि फॉर एग्जांपल अगेन इन लोग कंट्रोल में कब आ जाएंगे? जब अच्छा, बट जब अभी सेलर्स तो ट्रैप हो रहे हैं। हाँ, सेलर्स अभी शूट अप होना स्टार्ट हुआ है। सेलर्स कहीं ना कहीं यहाँ से पोजीशन अपनी वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो एंकर वीवैप है उसके ऊपर प्राइस चल रहा है। दैट मीन्स अब मेरा जो मार्केट का थॉट है, मेरा व्यू है 25,500 के पुट में मेरा व्यू क्या हो गया? बुलिश हो गया। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में बेरिशनेस दिखाएगा, मार्केट वहां से एक प्राइस शूटअप होगा। तो अभी जस्ट शूटअप हुआ है, तो अब मेरे को स्ट्रैटेजी के लिए क्या चाहिए होता है? एक ट्रेड सेटअप के लिए क्या चाहिए? स्टॉप लॉस, एंट्री एंड टारगेट, जिसको हम लोग बोलते हैं एसईटी सेट चाहिए मेरे को एक, राइट। तो एंट्री पॉइंट मेरी करंट लेवल हो गए, क्योंकि बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे शूटअप किया है, प्राइस मेरा वीवैप के ऊपर चला गया है, जो भी मैंने थॉट प्रोसेस बनाया था उसमें मेरा ट्रेड मैच हो रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया? यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट हो गया। अब जैसे ही ऑप्शन सेलर्स फिर से इंचार्ज आ जाएंगे, मतलब वीवैप के नीचे प्राइस ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, तो मतलब अगेन उन्होंने और पैसे पंप किए मार्केट में, और फिर से अब वो राइट को एंजॉय कर रहे हैं। तो कहीं पे भी इन बिटवीन बिलो वीवैप मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसे ये वीवैप के नीचे अगर मैं चेक करूं, ये एक मेरी कैंडल बनी थी 92 रुपीज के आसपास की, तो 92 रुपीज मेरा क्या हो गया? स्टॉप लॉस हो गया। अभी 134 क्या हो गया? मेरा एंट्री पॉइंट हो गया। बट सर इस बीच मेरा एक सवाल है कि जैसे थोड़े कैंडल्स पहले ही प्राइस ऊपर चला गया था एंकर वीवैप के, तो हमने तब क्यों नहीं एंट्री ली और अभी? बिकॉज अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको। अगर थोड़ी देर पहले डिस्कस करते तो मेरा एंट्री पॉइंट ये रहता जहां से वीवैप ने क्लोज कर दिया, तो और मेरी क्लोज वीवैप रह जाती 113 के आसपास। जस्ट बिकॉज अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी करंट मार्केट प्राइस का आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्योंकि हमारे व्यूअर्स जब ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे तो वो लाइव मार्केट में ही करेंगे। yes. तो उसके साथ आप ये सिंपल सा उनके लिए एक थंब रूल यही है कि जब भी प्राइस वीवैप के ऊपर क्लोज हो जाए, जैसे इस केस में वीवैप के ऊपर क्लोज हुआ, इसके पहले आप देखेंगे एक बार मार्केट वीवैप के ऊपर भी क्लोज हुआ था पहले, बट सस्टेन नहीं किया। बिल्कुल। तो एक थंब रूल है कि जब भी वीवैप के ऊपर क्लोज हो जाए और उसका हाई ब्रेक हो जाए, दैट मीन्स आपकी ट्रेडिंग एंट्री बन गई। तो इस केस में मेरी एंट्री एक्चुअल में ये कैंडल क्लोज हो गया, ये कैंडल के जैसे ऊपर गया ट्रेड, तो मेरा एक्चुअल में एंट्री ये लेवल पे है, ठीक है। तो ये लेवल पे मेरी एंट्री हो गई। उस केस में मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहता, मैं थोड़ा सा ये जो रिसेंट कैंडल है 84 के आसपास, वो मेरा स्टॉप लॉस होता। फॉर एग्जाम्पल अभी करंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लाइव मार्केट है, ये मेरा सिंपल सा एंट्री पॉइंट हो गया। इसके नीचे कहीं पे भी जो रिसेंट लो बना है वो मेरा स्टॉप लॉस हो गया, राइट। कई बार क्योंकि आप देखोगे जनरली वीवैप एकदम से मार्केट में अगर एक आध स्पाइक आ गया, शूटअप आ गया, प्राइस वीवैप को टच करेगा और अगेन मार्केट ये प्राइस ऊपर चला जाएगा, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा थोड़ा सा और फिर अगेन सेलिंग आएगी। तो वो जो नॉइस है उसको हम लोग कम करने के लिए एक थोड़ा सा सेफ साइड में स्टॉप लॉस दे रहे हैं। मार्केट को एटलीस्ट आप ब्रीद इन ब्रीद आउट का टाइम दे, ज्यादा आप एकदम टाइट स्टॉप लॉस लेंगे तो आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। सो अगर यहाँ पे देखेंगे, ये मेरा भी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से एंट्री पॉइंट हो गई 135 की, और ये जो है 92 रुपीज, ये मेरा एक हार्ड स्टॉप लॉस हो गया, बिकॉज मैं मार्केट को थोड़ा सा प्ले होने का टाइम दे रहा हूँ। तो 8 रुपीज प्लस 32 40 रुपीज का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस है।
1:2 सिंपल से जो हमने डिस्कस किया 1:2 पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ. 1:2 मतलब कितना हो गया मेरा, ऑलमोस्ट 80 रुपीज. 80 रुपीज मेरा टारगेट हो गया. तो 84 टू बी प्रिसाइज, क्योंकि 42 का हमारा 42 का है. तो ऑलमोस्ट मेरा 2004-2008 के आसपास मेरा एक टारगेट प्राइस हो जाने वाला है. ठीक है. तो ये आपको जब हेल्प करेगा जब मार्केट, अब क्या हो रहा है ऑप्शन बाई में ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करने में क्या हो रहा है, आप मोस्ट ऑफ द हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप पे आप ट्रेडिंग करने वाले हैं. आपको पता ही कई बार आपको बीच बीच में दिखेगा, ये देखो ये स्पाइक्स आया फिर मार्केट ऊपर गया, ये स्पाइक आया फिर मार्केट ऊपर हो. मतलब आपको कई बार मार्केट ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जब आप ऐसा रैंडम ट्रेड करते हो, कई बार आपको प्राइस मूवमेंट में आप प्ले करते हो. बट ये सेटअप बोल रहा है कि नहीं, आपको यहाँ पे भी एंट्री नहीं लेनी है, इस लेवल में भी एंट्री नहीं लेनी है, फाइनली एंट्री आपकी ये आई है यहाँ. तो ये दिस इज अ प्योरली वेट एंड वॉच गेम, जहाँ पे आपने देखा कि यस जब ट्रैप होंगे ऑप्शन सेलर तो ही मैं ट्रेड करूंगा, नहीं होंगे तो लेट देम एंजॉय. मेरा जो कैपिटल है मनी सेव इक्वल टू मनी अर्न, मेरे लिए जो मैंने 1,50,000 रुपए डाले हैं ऑप्शन बाइंग के लिए, उसमें मैं अननेसेसरी ट्रेड नहीं करूंगा. ठीक है. तो आपकी एक ओवर ट्रेडिंग खत्म हो गई. आप ओवर ट्रेड नहीं करते तो दो चीजें होती है, आप एक्स्ट्रा ब्रोकर को पैसे बना के नहीं देते हैं क्योंकि आप ब्रोकरेज नहीं दे रहे हैं. सेकेंड चीज आपका मनी भी सेव होता है कि आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, उस पर स्टॉप लॉस है, राइट, वो भी आपके बच रहे हैं. तो ऑप्शन बाइंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स हमको कम करने हैं, क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स बढ़ाने हैं, और तभी होगा जब आप ज्यादा क्वांटिटी पे, मान लो मतलब क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके कम होंगे तो डेफिनेटली आप क्वांटिटी पे प्ले करने वाले. तो ये एक सिंपल सा जो प्रोसेस है उसको आप कई लोग स्टॉक्स में भी यूज कर रहे हैं. एंकर वीवैप मतलब रिसेंट कोई भी स्टॉक ने हाई क्रिएट किया था या लो क्रिएट किया था, वहां से भी एंकर पॉइंट का आप एक तरीके से रेफरेंस लेके एक अपना ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हैं. बट सर मेरा एक और सवाल है, जैसे हम ट्रेल कब कब करेंगे हमारा स्टॉप लॉस, क्योंकि मान लेते हैं ऑप्शंस की वैल्यूज काफी तेजी से बढ़ती है और घटती भी बहुत तेजी से. तो ऐसा हो सकता है हमारा जो टारगेट नंबर है जो था 210 रुपए हमारा लगभग टारगेट था, बट उसके 210 हिट ना करे बट उसके आसपास जाए, तो हम कब हम ट्रेल करेंगे हमारा स्टॉप लॉस? देखिए ऑप्शन बाइंग में, खासकर बाइंग में जनरली आप ट्रेड करते हैं 0.5 का डेल्टा, एट द मनी से आप ट्राई करते हैं, डेल्टा से आप स्टार्ट करते हैं. अभी सिंपल सा है कि जैसे आप ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हैं, आपको बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना है, तो आपको एनी हाउ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होगा. तो मेरा जो पर्सनल ट्रेडिंग स्टाइल है ना, मैं अगर आप पर्सनली पूछे तो मुझे प्रॉफिट बुक करने अच्छा नहीं लगता है. रादर देन मैं थोड़ा सा मार्केट को 10-20 पॉइंट का गैप दे दूंगा टू ट्रेल. तो इस केस में सिंपल सा मेरे को ये करना है कि 1:1 के ऊपर मैं ट्रेल करना स्टार्ट कर सकता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल 140 में मैंने एंट्री ले लिया, 92 मेरा स्टॉप लॉस है, या मेक इट इजी 140 इज माई एंट्री एंड 100 रुपीज इज माई टारगेट. तो ये 40 रुपीज का मेरा क्या हो गया, रिस्क हो गया. अब जैसे ही प्राइस 180 हो जाएगा तो मैं नीचे के स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कहाँ पे ले आऊंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट ले आऊंगा, ताकि अगर वो नीचे भी आ जाए प्राइस तो भी मेरे को एक्स्ट्रा लॉस ना हो. फिर अगर प्राइस मेरा 1:2 में चला गया, राइट, अगर मेरा 80 रुपीज मतलब 220 हो गया, तो अगेन मैं 1x पे मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा, मतलब 180 विल बी माई न्यू स्टॉप लॉस टिल मार्केट विल बी अबाउट द वीवैप. मेरे को पता है कि ये ऑप्शन बुलिश है, तो मेरे को कहीं पे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जैसे अभी अपोजिट देखते हैं, जिसने यहाँ पे सेल किया होगा ना, उसने यहाँ तक राइट किया है, बिकॉज यहाँ से प्राइस जो था वो वीवैप के नीचे ट्रेड हो रहा था, बिल्कुल उसको टेंशन नहीं था, उसने यहाँ पे उठा के अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी. सो जस्ट लाइक इसका आप इन्वर्स कर सकते हैं. ये बाइंग में चला गया है, जब तक ये वीवैप के ऊपर ट्रेड करेगा आई एम कंफर्टेबल टू होल्ड. बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पे वीवैप देखेंगे, ये 108 का वीवैप था, राइट, अभी आप करंट वीवैप देखेंगे 110 हो गया. तो वीवैप बाय डिफॉल्ट इज अ काइंड ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. अगर कल को 200 का प्राइस हो जाएगा तो ये वीवैप आपका 140, 180, 150 के आसपास हो जाएगा. कल को 250 का प्राइस हो गया तो ये आपका वीवैप 200 हो जाएगा. तो जो वीवैप है वही आपको कहीं ना कहीं ट्रेलिंग कर रहा है. और सर आपने कहा था हम वेडनेसडे और थर्सडे का डेटा देखेंगे. यस, तो वेडनेसडे थर्सडे को मैं ऑब्जर्व करना स्टार्ट करूंगा. ये पर्टिकुलर अगर ये सेम चीज मेरे को एक्सपायरी वाले दिन होती है तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक गोल्डन सेटअप है. हीरो जीरो जैसे, हीरो जीरो यू कैन से, हीरो जीरो, राइट, क्योंकि पूरे हफ्ते लोगों ने एंजॉय किया है, सेलर ने एंजॉय किया है. अब उसका ये दिन है जिस दिन ट्रैप होता है. तो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे
जो हम लोग बात करते हैं गामा हल्क, राइट? तो गामा जो स्पाइक्स है वो आपके एक्सपायरी वाले दिन हाई है। जैसे हमने एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस की थी आपके अपसर्च में, उसमें भी हम लोग ओनली एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। ठीक है। रीजन क्योंकि ऑप्शन बाइंग मुझे ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी इज अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, क्योंकि अगर 50 रुपए का ऑप्शन उसी दिन हमको दिखता है 500 हो गया, बिकॉज ऑप्शन सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, राइट? अभी अगर आप क्योंकि डेटा ना मैच्योर नहीं हुआ है अभी, इफ यू सी थर्सडे तक तो लोगों ने उस एक्सपायरी पे ट्रेड किया, फ्राइडे एंड मंडे 2 ही दिन है जिसमें लोगों ने ये ऑप्शंस पे ट्रेड करना स्टार्ट किया है, राइट? तो और थोड़ा सा डेटा जब हमको मिल जाता है तो उसका रिलेवेंस ऑन अ हायर साइड हो जाता है। तो सर हम मंथ के एंड की एक्सपायरी प्रेफर करेंगे हमारे ऑप्शन बाइंग? नहीं, हम लोग जैसे निफ्टी अगर ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी तो हम लोग वीकली एक्सपायरी पे ट्रेड कर सकते हैं। जस्ट अगर मेरे को ट्रेड करना है तो वेंसडे थर्सडे अगर मेरा ये सेटअप फुलफिल हो रहा है, जैसे हमने फॉर एजुकेशन पर्पस आज का डेटा लिया है, आज का डेटा में ये डेटा हमारा मैच हो रहा है, तो अगर इन केस आज वेंसडे होता और ये डेटा मैच होता तो मैं 100% मेरा ट्रेड ऑन हो जाता। ओके, राइट? सो इन जनरल आपको सिंपल सा ऑब्जर्व करना है लास्ट 3-4 डेज का डेटा। ओके, तो ऑन वेंसडे आई हैव फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे का डेटा। ऑन वेंसडे आई हैव 3 डेज का, बिकॉज ऑलमोस्ट एक्सपायरी मेरी आज होने वाली है, राइट? तो जितना ज़्यादा मेरे पास डेटा होगा, जितना ज़्यादा ऑप्शन सेलर के बारे में पता होगा, उतना सही मैं बेट ले सकता हूँ। ठीक है। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं हुआ तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि ट्रेड्स नहीं हुए, वॉल्यूम्स यहाँ से होना स्टार्ट हुआ है आपका, तो इसमें ट्रेड्स ही यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, अभी 2-3 दिन ही हुए ट्रेड होते, तो उतना ज़्यादा डेटा रिलेवेंस नहीं है। ओके, तो ऐसे इसमें कितने दिन के डेटा के रिलेवेंस का वेट करना चाहिए? तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, आप अच्छा इसको टेक्निकली बोलेंगे तो आप 1 DT, ठीक है, 1 डे टू एक्सपायरी और 0 DT पे आप इसको ऑब्जर्व करिए। ओके, तो आपको टेक्निकली समझ में आ जाएगा। ठीक है। मेरे पास एक दिन मतलब वेंसडे एंड 0 DT मतलब थर्सडे। ठीक है। अगर आप यही सेंसेक्स देख रहे हैं, सेंसेक्स का डेटा है हमारे पास, तो सेंसेक्स मंडे और ट्यूसडे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सेम फिलॉसफी आपकी सेंसेक्स में भी अप्लाई हो सकती है। और अभी तो सर आने वाले टाइम में एक्सपायरी डे भी चेंज हो रहा है। हाँ, तो दोनों मतलब वो अपने आप कॉन्टेक्स्ट भी बदल जाएगा। यस, तो वो कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है Right. मेरे ख्याल से। राइट। तो जैसे हमने ये स्ट्रैटेजी में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिंपल OI, मैक्स OI कहाँ पे है, राइट? मैक्स OI है, पता है मैक्सिमम लोगों ने पोजीशन बनाई, वो ट्रैप होंगे। वो ट्रैप कहाँ से मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ? सिंपल सा VWAP से, AVWAP से। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि VWAP का जो आप यूज बोल रहे थे कि VWAP कैसे मैं चेक कर सकता हूँ, या VWAP कैसे मेरे को हेल्प कर सकता है इसमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में, राइट? सो VWAP जनरली हम लोग देखते हैं, ये जो रिसेंट में मार्केट नवंबर में क्रैश हुआ था, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मेरा एंकर पॉइंट हो गया जहां पे मार्केट ने लो क्रिएट किया, तो दिस विल एक्ट एज अ माई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है। अब आप देखिए, जब भी मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर अगेन मार्केट ने लॉस किया, नीचे गया, बट लोअर लेवल में सस्टेन नहीं करके मार्केट अगेन इट वेंट अप, राइट? तो एंकर VWAP आपको सिंपल सा ये फिलॉसफी बता रहा है कि मार्केट में कौन ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। तो जब भी प्राइस एनीथिंग, मतलब इंट्राडे भी अगर आप VWAP चेक कर रहे हैं, जब भी प्राइस ऊपर चल रहा है अपने VWAP के, दैट मीन्स वो ट्रेंड जो है वो बुलिश है ना? जब भी प्राइस VWAP के नीचे चल रहा है, मतलब वो ट्रेंड क्या है मेरा? बेरिश है। तो एक थंब रूल है, पर्सनली अगर मेरे को इंट्राडे में ऑप्शन बाई करना है तो मैं ये देखता हूँ VWAP के ऊपर है कि नहीं है निफ्टी। अगर निफ्टी ऊपर चल रहा है VWAP के, तो ही मैं कॉल का ट्रेड लूंगा, और VWAP के नीचे चल रहा है तो ही मैं पुट का ट्रेड लूंगा। ठीक है। तो आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए चेक कर सकते हैं कि भाई ये एवरेज में लोगों ने, जैसे अभी आप क्लासिक एग्जांपल देखेंगे रिलायंस का, ये लोगों ने टॉप क्रिएट किया, फिर मार्केट पूरा करेक्ट हो गया ऑलमोस्ट 1000 रुपीज तक, मतलब अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 50% के आसपास का मतलब करेक्शन आया इसमें, ठीक है? यहां से जिन लोगों ने मार्केट में सेलिंग स्टार्ट की होगी, अब जैसे ही मेरा VWAP के ऊपर क्लोज हो गया, मेरा ट्रेंड क्या हो गया? चेंज हो गया। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो रिलायंस है वो 1348 से ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसका अब ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है। बिकॉज एक कोई प्राइस नीचे जा रहा है तो मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कितना नीचे जाएगा। तो ये जब प्राइस है ये मेरे VWAP के ऊपर क्लोज हो जाए, दैट मीन्स अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक, जो लोग सेलिंग मोड में थे अब वो बाइंग मोड में आ रहे हैं। यस। एंड सर हम लोग जो आपने बताया 1 DT या 0 DT, तो उसमें हम उसी एक्सपायरी पे ट्रेड करें या अगले हफ्ते की एक्सपायरी? नहीं, सेम
सेम एक्सपायरी। बट सर ये बहुत रिस्की नहीं हो जाएगा? क्योंकि रिस्क अगर आप देखोगे रिस्क तो है डेफिनेटली, बट उसी ऑप्शन में ही ट्रैप होंगे सेलर्स। ठीक है, आई थिंक मेरे को स्ट्रैटेजी ट्राई करनी पड़ेगी। हाँ डेफिनेटली आप ट्राई करिए, थोड़ा ऑब्जर्व करिए तो आपको समझ में आएगा। बिकॉज अभी क्या होगा, जो गामा का इफेक्ट है, जो गामा आपके ऑप्शन के प्राइस को 10 रुपए से 20 रुपए से 100 रुपीज लेके जाता है, वो अगली एक्सपायरी पे नहीं होगा उतना ज्यादा मूवमेंट, राइट? क्योंकि सेलर्स तो ये एक्सपायरी पे ट्रैप हुए ना, नेक्स्ट एक्सपायरी पे तो शिफ्ट भी नहीं हुए। और अगर अगली एक्सपायरी पे आप ट्रेड करेंगे तो उसमें वॉल्यूम्स भी कम रहेंगे, आपका कॉस्ट जो आस्क और बिट का प्राइस का डिफरेंस रहता है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो सेम स्ट्राइक प्राइस पे अगर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी 3 जुलाई है, हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन कौन सा, 25,500 का पुट। ठीक है, मैं 3 जुलाई की एक्सपायरी है, 3 जुलाई की एक्सपायरी है, अभी कितना चल रही है? 129। सेम अगर आप मंथली एक्सपायरी देखेंगे या नेक्स्ट एक्सपायरी देखते हैं 25,500, ये कितना चल रहा है? 225। तो ये डिफरेंस आ गया। अगर आप जो चीज 130 में ले सकते हैं वो आपको 225 में लेना पड़ रहा है, तो आपका कॉस्ट ज्यादा हो गया ऑप्शन का। जो करंट एक्सपायरी है उसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, तो सबसे ज्यादा प्राइस सेंसिटिव वही होगा। ठीक है, तो एज अ ऑप्शन बायर मेरे को क्या चाहिए, मेरा पैसे कम लगे और मेरे को रिस्क रिटर्न मेरे को ऑन अ हायर साइड मिले। तो एक बार आपका जो डायरेक्शन सही है तो आप इसमें भी पैसे बनाएंगे, उसमें भी पैसे बनाएंगे। करेक्ट, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे अगले महीने की मैं एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाऊंगा, तो आपका रिस्क भी बढ़ गया ना उसमें। हाँ बट सर मतलब रिस्क अगर बढ़ भी जाता है, बट अगर एक वो सेफ्टी नेट मुझे मिल जाता है तो उसमें भी क्या हर्ज है? पर अनटिल अनलेस अगर मैं देखूं कि भाई मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, वैसे ही मैंने पूरे हफ्ते वेट किया एक ट्रेड करने का, वो ट्रेड मिल रहा है, फिर आप ज्यादा सेफ्टी में जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ट्रेडर्स जो है, ठीक है, ट्रेडर जो है वो बाय डिफॉल्ट करेज लेके आता है, खासकर ऑप्शन बायर। एक बार मेरा सेटअप बन गया, मतलब एक बहुत बड़ा ट्रेडर है ऑप्शन बायर का, मतलब मैं बहुत ज्यादा उसको एडमायर करता हूँ, तो उसने बोला था कि वंस माय सेटअप इज कंप्लीट आई डोंट गिव अ सेकंड थॉट, उस पर फिर मेरे को फुल ट्रेड करना ही है। तो वैसे भी मैं वेट कर रहा हूँ अपने सेटअप का, इतने सारा चीजें वेट किया, उसके बाद मेरा सेटअप आ गया, फिर मैं चले जा रहा हूँ। नहीं, मतलब आप बंजी जंपिंग में जा रहे हैं, फिर आपने सोच लिया अब आप कूदने वाले हैं, अब आप सोच रहे हैं नहीं थोड़ा सा मैं एक और सेफ्टी नेट ले लेता हूँ या कुछ लगा लेता हूँ, राइट? तो जब आपका पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया तो मतलब कोई मतलब नहीं कि दूसरे उसमें आप सेकंड थॉट रखें ट्रेड, क्योंकि कहीं ना कहीं करेज करना ही पड़ेगा आपको। सो आपके व्यूवर्स का ये है कि अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो एक लॉट से एटलीस्ट ट्रेड करें, कुछ दिन ऑब्जर्व करें, सेटअप को पूरा कंप्लीटली समझें, ये वीडियो को 2-3 बार देखें, तो फिर उनको समझ में आएगा कि मैं एक्चुअली क्या बताने वाला हूँ। बट सर जैसा आपने कहा कि हमारा जो टारगेट है वो थोड़ा बड़ा है, तो कहीं ना कहीं उसमें इसका हिट रेशियो तो कॉम्प्रोमाइज होगा, ऑब्वियसली होगा। मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आप सिंपल सा 1:2 पे ट्रेड कर रहे हो और अगर आपका हिट रेशियो 50% भी है तो भी यू आर अ विनर, राइट? क्योंकि आप 1 रुपए लूज कर रहे हो और जब आप पैसे बना रहे हो आप 2 रुपए बना रहे हो, राइट? तो इट्स अबाउट सीरीज ऑफ ट्रेड्स। अभी आप मेरे को जज करोगे 1 या 2 ट्रेड पे, अगर इसी एक्सपायरी काम हो गया तो फिर आप भगवान बन जाओगे सर। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स जो होते हैं वो मतलब चीजें यही होता है कि इसको बोलते हैं एक तरीके से हॉपिंग करते हैं, एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, राइट? सो हॉपिंग की जगह एक स्ट्रैटेजी को भी अगर आप फुल्ली अप्लाई करें, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, आपका 80% मैं जो सिखा रहा हूँ बॉस, दैट इज ओनली 20%। 80% क्या है? आपका माइंडसेट है, आपका मनी मैनेजमेंट है, आपका रिस्क मैनेजमेंट है। तो इसलिए कई लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई आप जो करते हो वो आप सबको बता देते हो, तो मैं यही बोलता हूँ अगर मैं बता भी रहा हूँ तो भी कितने लोग अप्लाई करते हैं स्ट्रैटेजी को? करेक्ट, बिकॉज मैं जो चीज बता रहा हूँ वो 20% ही बता रहा हूँ। मतलब इवन मेरी जो प्रॉफिट होने की जर्नी, प्रॉफिटेबल होने की जर्नी ही स्टार्ट हुई थी यहीं से, जहां से आपको ये पॉइंट समझ में आ जाता है कि आप जो खोज रहे हैं, राइट, या आप ट्राई कर रहे हैं स्ट्रैटेजीज या एक्सप्लोर कर रहे हैं, दैट इज ओनली 20%। और रेस्ट ऑफ जब तक आप, और वो 20% में भी आपका कोई एक तरीके से कंट्रोल नहीं है, तो जब तक आप अपना माइंडसेट को प्रॉपर सेट नहीं करेंगे, आप कहीं मनी मैनेजमेंट को सेट नहीं करेंगे प्रॉपरली, एग्जीक्यूशन पे आप बैठेंगे नहीं,
जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, स्टिल मेरे ट्रेड्स ऑन है। वही मैं यही कहने वाला था, अगला सवाल ही मेरा एक्चुअली यही था कि हम सर मार्केट आवर्स में यहाँ पे बैठ के ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं एंड आप कैसे, आप और एक फुल टाइम ट्रेडर है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको? हाँ, तो इसी चीज़ है कि अभी हमने स्ट्रैटेजीज बना ली। जैसे मैंने ये स्ट्रैटेजी आपको डिस्कस किया, या कोई भी XYZ में स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, तो हमारा वर्क रहता है स्ट्रैटेजी बनाओ, उसको बैक टेस्ट करो। एक बार जो बैक स्ट्रैटेजी फाइनलाइज हो गई, उसको हम लोग डाल देते हैं सिस्टम्स में, ऑटोज में, एल्गोज हमने बना दिए। सिस्टम अपने आप ट्रेड करता रहता है। तो बैक एंड में मेरे पास डीलर्स हैं जो रियल मार्केट में चेक करते हैं कि जो स्ट्रैटेजी एक्चुअल में ट्रेड शूटअप होना था वो एक्चुअल में हुआ कि नहीं हुआ। दैट्स इट, उनका वर्क ही यही है। ओके। बाकी जो 99% काम है वो हमारे सॉफ्टवेयर्स कर रहे हैं, एल्गोस कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो जो इमोशंस हैं आपके और एग्जीक्यूशन है। कई बार आप क्या करेंगे, मल्टीपल स्ट्रैटेजी से मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी समझा दी, इसके बाद मैंने कोई और स्ट्रैटेजी समझा दी, उसके बाद मैंने और कोई स्ट्रैटेजी, ऑल्दो तीनों स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, पर किसी मार्केट कंडीशन में वो काम करेगी, किसी मार्केट कंडीशन में ये काम करेगी। तो बीइंग अ सिंगल हैंडेड आप एक ही स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हो, बट जहां पे मैंने ऑटोमेट कर दिया है, आई कैन रन वन लॉट इन ऑल 3 स्ट्रैटेजीज। सर ये रिटेलर ये चीज कैसे कर सकता है? टेक्नोलॉजी एडॉप्शन तो सबसे ज्यादा फाइनेंस मार्केट में ही हुआ है, राइट? तो हमारे पास इतने सारे एप्स हैं, इतने सारे वेंडर्स हैं जो आपकी एक बेसिक स्ट्रैटेजी, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग व्यू में कोई स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं, वो आप सिंपल से ऑटोमेट कर सकते हैं, अपने ब्रोकर्स API के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली ब्रोकर API का चार्ज भी नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट API प्रोवाइड करते हैं। उसके थ्रू आप अपना एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ठीक है। तो मतलब अभी आज के टाइम में रिटेलर्स को ये ऑप्शन एक थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, हाँ, कि अपनी स्ट्रैटेजी को एल्गो के थ्रू अप्लाई करने का। क्योंकि मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, जैसे आपने डिस्कस किया सबसे स्टार्टिंग में कि ऑलमोस्ट जो 80% या 90% ट्रेडर है वो मार्केट में पैसे लूज कर रहे हैं। सेबी की रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट और भी है कि मोर देन 52% जो सिस्टमैटिक ट्रेडर है या एल्गो ट्रेडर है वो पैसे बना रहे हैं। ओके, वहाँ पे रेशियो 52% तक, 52% हिट रेशियो, राइट? सो जैसे हम लोग एजुकेशन की भी बात करते हैं, अगर आप विदाउट एजुकेशन जाओगे मार्केट में तो आपके 5-10% चांसेस हैं आप विन करोगे मार्केट में। बट अगर आप प्रॉपर एजुकेशन ले रहे हो, आप ऐसा मेंटर चूज कर रहे हो जो एक्चुअल में ट्रेडर है, राइट? जस्ट वो ट्रेनर नहीं है बस, राइट? ट्रेडर भी है, खुद ट्रेड कर रहा है, लाइव एक्सपीरियंस में ट्रेड कर रहा है, तो आपके जो विनिंग चांसेस है ना वो 50-60% तक हो जाते हैं मार्केट में। सो सेम विद स्ट्रैटेजी है, सेम विद आपके मार्केट के डायरेक्शंस हैं, सेम विद आपका सिंपल सा रिस्क टू रिवॉर्ड है। वो लाइफ में भी आया सेम चीज। आप हर पर्सन से नहीं जीत सकते, कहीं ना कहीं आपको पीछे बैक स्टेप भी लेना पड़ता है। जहां पे आप फाइट मोड में चले जाओगे आपका कहीं ना कहीं खुद का प्रोग्रेस भी रुकता है, राइट? तो सेम विद ट्रेडिंग है, मतलब मेरा अनटिल अनलेस मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हाई होना चाहिए। एंड सर जैसा भी आपने कहा कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज एल्गो के थ्रू अप्लाई कर देते हैं, एंड वहाँ पे एक स्ट्रैटेजी हर वक्त पैसा बनाए ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि आप फुल टाइम ट्रेडर है और आपका घर इससे चलता है, तो आप एक स्ट्रैटेजी पे तो डिपेंडेंट नहीं रह सकते। और आपने कहा कि आप 3-4 स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हैं, तो अगर आपके पास मान लीजिए आपका ट्रेडिंग कैपिटल 100 रुपए, तो आप ऑप्शन बाइंग की तरफ कितना कैपिटल डिप्लॉय करते हैं? हाँ, तो सबसे बड़ा एक चैलेंज, और बाकी स्ट्रैटेजीज की तरफ कितना करते हैं? तो सबसे बड़ा चैलेंज ऑप्शन बाइंग में यही आता है कि आपका पोजीशन साइजिंग क्या होना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, मैंने एक्चुअल में प्रॉपर एजुकेशन लेना चालू किया था 2011 में, स्टॉक मार्केट का जो कोर्स मैंने ज्वाइन किया था। उसके 2019 में इंडिया का सबसे बड़े ट्रेडर थे, अगर आपने नाम सुना होगा तो अश्विनी गुजराल करके, राइट? उनकी बुक्स भी है, CNBC में भी आते थे। तो उनका कोर्स जब मैंने लिया तो स्ट्रैटेजी तो ठीक है, स्ट्रैटेजी जो उन्होंने बताया वो तो एक चीज, एक पार्ट था, अच्छा था, बट सबसे ज्यादा मेरे को इम्प्रेस किया उनका मनी मैनेजमेंट। ठीक, कैसे अगर आप बायर हैं, ऑप्शन बायर हैं खासकर, तो कैसे आप प्रॉपर आपका पोजीशन साइजिंग आपको रखना चाहिए। तो वो जो है वो मैं आज तक अप्लाई करता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मेरा अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो मैं मल्टी सेटअप्स पे ट्रेड करता हूँ। तो अगर आप मेरे को देखेंगे तो मैं ऑप्शन बायर भी हूँ, ऑप्शन सेलर भी हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, शॉर्ट टर्म में भी मैं स्टॉक्स में प्ले करता हूँ, फ्यूचर्स में भी प्ले करता हूँ, लॉन्ग ओनली भी प्ले करता हूँ, मतलब जितनी चीज़ें मार्केट में हो सकती है सब मैं करता हूँ।
राइट। अगर मेरे को ऑप्शन मिले कि नहीं आप सब चीज छोड़ो, आप ऑप्शन बायर बन जाओ, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला रूल मैं करूंगा कि लेट से मेरे पास 100 रुपीज है, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं 10 रुपए से ज्यादा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रखूंगा। 1/10 ऑफ कैपिटल विल बी ऑन माई ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। 90% जो मेरे पैसे हैं, कैपिटल है, वो मेरे कहाँ पे रहेंगे, सेविंग अकाउंट में रहेंगे। अब ये जो 100 रुपीज है, इसका जो मैंने 10 रुपीज डाला, ये जब तक अमाउंट जीरो ना हो जाए तब तक मैं नया कैपिटल इसमें ऐड नहीं करने वाला हूं। ओके, इन केस मैंने ट्रेडिंग चालू की, अब मैंने 50% ऑफ कैपिटल वाइप आउट कर दिया। किसका? वो 10% का, 10 रुपए का। तो मैं ओवरऑल कितना कैपिटल यूज लॉस कर रहा हूँ? 5%। मतलब मेरा कैपिटल को पूरा जीरो होने में 10 बार मेरे को पूरा कैपिटल अपना ट्रेडिंग वाइप आउट करना पड़ेगा। आगे समझ में? बिल्कुल। चांसेस नहीं के बराबर है कि 10 बार आप पैसे को जीरो करें। ठीक है, राइट। सो इन केस अगर कोई ऑप्शन बायर है, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कोई बिजनेस करता है, उसका एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई रेस्टोरेंट खोलना है, तो आज की डेट में हमारी सिटीज में एटलीस्ट 20-25 लाख रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। पर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में लोगों को क्या लगता है, या ब्रोकर से आप पूछते हैं कि कितने से मेरे को करना है, तो क्या बोलेगा, सर आप 5-10 हज़ार से भी ट्रेड कर सकते हैं। बिकॉज ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं। इसलिए हमने देखा था कि कोविड में मैक्सिमम लोग मार्केट में आए थे। मुझे एक स्वीट स्पॉट लगता है मिनिमम 5 लाख। ठीक है, 5 लाख का कैपिटल जब तक आपके पास नहीं है तब तक आपको ऑप्शन बाइंग में नहीं आना चाहिए। इसका रीजन कहाँ से आपका जस्टिफाई हो रहा है, जो मैंने आपको बोला 1/10 ऑफ कैपिटल। तो आप कितना अकाउंट में रखेंगे? 50,000 ही रखेंगे। 50,000 जब तक आपका जीरो नहीं होगा तब तक आपको नया कैपिटल ऐड नहीं करना है। अब 50,000 आपको 10 बार जीरो करना है, तो आपका कैपिटल कितना होगा? 5 लाख तो ही होगा आपका वाइप आउट। लेकिन सर अगर 50,000 में लेके आ रहा हूँ फिलहाल, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट में रख रहा हूँ और मेरे कुछ इनिशियली लॉस हो जाते हैं एंड और एक बार मेरा कैपिटल 20-25 हज़ार हो गया या उतना ही रह गया, तो मेरे को धीरे धीरे फिर एटीएम स्ट्राइक से ओटीएम स्ट्राइक पे ही जाना पड़ेगा। अगर मेरे को 10 नहीं, आपका ये नहीं होता। जैसे अभी हमने डिस्कस किया एट द मनी का, अगर आप ऑप्शन बहुत मतलब इनिशियल वीकली एक्सपायरी पे भी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका निफ्टी का ऑप्शन कितना होगा? एक ऑप्शन होगा आपका 150-200 रुपए, मैक्सिमम 200 रुपए के आसपास एट द मनी अगर हुआ, तो वो भी विक्स आपका 16-17 के आसपास है तो ही होगा। इन जनरल 150 के आसपास रहेगा। तो 150 में अगर 75 का लॉट साइज है तो 10-11 हज़ार में तो हो ही गया मेरा काम। तो इससे क्या होगा, एक चीज और होगा, आपका पोजीशन साइजिंग ना परफेक्ट हो जाएगा। अब वो 5 लाख के कैपिटल में क्या करते थे, 2 लाख का कैपिटल का ऑप्शन बाई कर लिया या 1 लाख के कैपिटल का ऑप्शन बाई कर लिया। अगर वो ट्रेड में को 50% हो रहा है तो एक ही बार में मेरा 50% का 10% कैपिटल वाइप आउट हो जा रहा है। तो इसमें आपका क्या हो रहा है, एक तो आपका पोजीशन साइजिंग प्रॉपर हो रहा है, आप ओवर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, और आपका जो रियल टाइम आपका एक ऐसा है कि जो रियल टाइम आपका टीचर है, जो आपको रियल टाइम एक्सेस कर रहा है कि यस आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो आपका कौन बता रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे मार्क डगलस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है कि गैप बिटवीन नोइंग समथिंग एंड एक्चुअल। आपको लगता है कि यस ट्रेडिंग में को आ रहा है, बट एक्चुअल में नहीं आता है आपको। ओके, राइट। अनटिल अनलेस आपका वो कौन बता रहा है? आपका लेजर बताएगा कि आपको एक्चुअल में ट्रेडिंग आता है कि नहीं आता है। बट हमको क्या लगता है, यार मार्केट ये हुआ, रशिया यूक्रेन हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, ये रीजन हो गया, वो रीजन, इसलिए मैंने पैसे लूज किए। बट अब पैसे आएंगे तो आई विल मेक मनी। सर जैसे अभी अपने जस्ट वॉर का एग्जांपल मेंशन किया, तो इसके जस्ट पहले जब हमारी बात हो रही थी, आप एक सोल्जर ट्रेडिंग करके बता रहे थे कॉन्सेप्ट। यस, तो वो कॉन्सेप्ट आप हमारे व्यूअर्स का शेयर कर सकते हैं? जैसे आपने बताया कि सर आप तो मल्टीपल सेटअप ट्रेड कर रहे हैं, राइट, और स्टिल आज भी आपकी ट्रेडिंग चल रही है। जैसे मैंने आपको दिखाया अभी हम बैठे हैं साथ में, आप देख भी नहीं रहे हो ट्रेडिंग स्क्रीन। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही है, ये भी किसी ना किसी मेंटर से सीखा है मैंने, कि जब आप एक सिस्टम्स बना रहे हैं, अगर आप कोई सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपका जो एक थॉट प्रोसेस है ना, वो आपको थॉट प्रोसेस होना चाहिए एज ए सोल्जर का। तो सोल्जर में अगर हमने देखा वॉर चल रही है, सोल्जर को जैसा इंस्ट्रक्शन आएगा वो उसको फॉलो करना है, ठीक है। अगर अपने सुपीरियर का वो अगर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो चांसेस हायर होगा कि वो डेड हो जाएगा, ठीक है। सेम वैसी ट्रेडर है,
आपको क्या एक्टिविटी करनी है, आपको सिस्टम्स बनाने हैं, ओके, आपको सेटअप्स बनाने हैं। एक बार आपका सेटअप बन गया, उसके बाद आपको एज अ सोल्जर अप्लाई करना है, हर ट्रेड में को ट्रेड करना है। उसके बाद ये नहीं कि नहीं सर आज मेरा मन नहीं कर रहा है, आई विल नॉट ट्रेड। आज मेरे को लग रहा है कि विक्स ज्यादा है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। आज लग रहा है कि न्यूज कुछ ज्यादा हो सकती है, आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा, राइट। तो ये जब हमारे माइंड में थॉट प्रोसेस आ जाता है तो कहीं ना कहीं फिर हम लोग सिस्टम बेस से अगेन उसी चीज में चले जाते हैं, डिस्क्रिशनरी में, जहाँ पे आपका माइंड जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा प्ले करता है। इसी के लिए वो एल्गो ट्रेडिंग वाला नंबर बेटर आता है। यस, दैट्स प्रॉफिटेबिलिटी में। हाँ, क्योंकि वो स्केलेबल भी है। एल्गोज में आप मल्टीपल अकाउंट पे ट्रेड कर सकते हैं, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज ट्रेड कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं एज है। अगर आप देखें, मैंने 2015 में एल्गो स्टार्ट किया था एक्सप्लोर करना। उस समय आई गेस 40-50% जो एक्सचेंज के वॉल्यूम्स थे वो एल्गोज के थ्रू थे। आज की डेट में क्लोज टू 80% 90% जो वॉल्यूम्स हैं वो एल्गोज के थ्रू हैं। ओके, ये डेटा कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है डे बाय डे, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि सिस्टमेटिक वे पे, या अगर मेरे को रियलिस्टिक रिटर्न निकालना है तो कहीं ना कहीं मुझे एल्गोज पे शिफ्ट होना पड़ेगा, सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग पे शिफ्ट होना पड़ेगा, जो एज है मेरे को कहीं ना कहीं। एंड आई गेस सर काफ़ी हद तक हमारे व्यूअर्स को ये स्ट्रैटेजी तो समझ में आ गई होगी, लेकिन जब मैं थोड़ा और आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मैंने देखा है कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में जब मैंने पढ़ा, तो एक हम ट्रेडर को 2 टाइम मना करते हैं ट्रेड नहीं करने के लिए, या ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। पहला होता है कि जब पैसा लोन का होता है तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए, और दूसरा होता है कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ा इधर उधर चल रही है तो भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन आपकी जर्नी जब मैंने देखी तो उसमें आपने ये दोनों चीज़ों में के टाइम पे ही ट्रेड किया और प्रॉफिटेबली आप बाहर आए हो। तो उस माइंडसेट के बारे में मेरे को थोड़ा जानना है कि ऐसा तो क्या था आपके पास, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी थी या कन्विक्शन था कि आप उसमें भी आप प्रॉफिटेबल होके बाहर आए। तो ये आप बात कर रहे हैं 2015-16 की, ठीक है। एक्चुअल में मेरा करियर स्टार्ट हुआ 2007 में, ठीक है। तो थोड़ा पीछे जाएंगे ना तो ये स्टोरी के पीछे बैकिंग समझ में आएगी आपको। 2007 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, 2008 में मार्केट क्रैश हो गया, ठीक है। मार्केट ऐसा क्रैश हुआ कि लोगों ने बहुत पैसे लूज करते हैं बियर मार्केट में, खासकर रिटेलर्स। और मैं जॉब कर रहा था किसी ब्रोकिंग कंपनी के लिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे ना 2008 से 2010-11 3 साल का मार्केट ऐसा था जो बहुत ही ज्यादा डल मार्केट था। मतलब लोग ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, ब्रोकर्स पैसे नहीं बना रहे थे, और मार्केट को ऑलमोस्ट 4 ईयर्स लग गए वो रिकवर करने में। दैट टाइम मार्केट वाज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 6000। उसके बाद मार्केट क्रैश हुआ था 2800 तक, निफ्टी की लेवल में आपको बात कर। तो वो एक ऐसा फेज था जहां पे लोग ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, ट्रेड नहीं कर रहे थे, तो ब्रोकर्स पैसे नहीं बना रहे थे। अगर आप एक डेटा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 2008-9 में टायर 2 टायर 3 सिटीज में एक बूम आया था रियल एस्टेट पे। ओके, 8-9 के बाद जब थोड़ा सा रिसेशन वगैरह खत्म हुआ तो बहुत सारे जो लोग एम्प्लॉयड थे ब्रोकिंग में वो लोग शिफ्ट हुए रियल एस्टेट में, ठीक है, राइट। तो उस टाइम पे मेरे को भी ऑप्शन आया कि आप शिफ्ट हो जाओ, हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो रियल एस्टेट में, क्योंकि हमारे पास क्लाइंटल बेस तो था ही, एक ब्रोकिंग के साथ काम कर रहे थे। तो बोलना चाहिए एक शेयर मार्केट ही एक ऐसी सिंगल चीज थी जो मुझे आती थी, और मुझे एक्चुअल में कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं रियल एस्टेट वगैरह सेल कर सकूं। तो मैं बोला नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो। फिर मुझे समझ में आया कि कहीं ना कोई चीज लाइफ में मिसिंग है ट्रेडिंग को लेके। वो समझ में आया मुझे एजुकेशन, कि आप जब तक नॉलेज नहीं लोगे कितना आप लॉस करके मार्केट से सीखोगे, कोई ना कोई दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखना। तो 2011 में मैंने एक कोर्स किया 8 डेज का। उस यू वोंट बिलीव उस समय उस कोर्स की फीस थी 1 लाख रुपीस 2011 में, और 8 डेज का एक मतलब यूएस की ट्रेडिंग एकेडमी थी, और 8 डेज का उनका फुल फ्लेजेड एक होटल में उन लोगों ने स्टे दिया, और वहाँ पे उन लोगों ने 8 डेज का पूरा ट्रेनिंग दिया। वहाँ से मेरे को थोड़ा सा टेक्निकल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि यस एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है। उस समय ट्रेड्स भी काफ़ी अच्छे होते थे। मैं उस समय ऑप्शन सेलिंग में काम करता था, जो अभी लोग काम कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग में, मैंने 2013-14 में काम स्टार्ट किया था। उस समय हमने 13-14 में अच्छे पैसे बनाए। 15 में कुछ ऐसा फेज आया जिसमें हमने जो 2 साल में पैसे बनाए थे वो पूरा लूज कर दिया, और साथ में एक्स्ट्रा लॉस भी हो गया हमको बिकॉज ऑफ पुअर रिस्क मैनेजमेंट। ड्यूरिंग मेरी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए उसमें। फिर क्या हुआ, ये सारी चीजें हुई तो मेरे को समझ में आया कि जो मिस्टेक्स हमने की थी ट्रेडिंग में,
जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ऑप्शन सेलर्स है वो पैसे बनाते हैं 70-80% टाइम, पर 20% टाइम पैसा लूज करते हैं जब वो ट्रैप हो रहे हैं, जो आज की स्ट्रेटेजी का हमारा बेस है। तो हम भी वही करते थे, वी कीप एडजस्टिंग द स्ट्राइक। अगर मैंने कोई 10 रुपए में ऑप्शन बेचा, वो 50 हो गया, तो मैं उसको कवर करके आगे बेच दूंगा, सेल कर दूंगा, फिर 50 वाला, फिर पता चला मार्केट वहां से और ऊपर हो गया, तो हम लोग क्या करते थे, एडजस्टमेंट करते थे। हमको कहीं कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि यस अगर आप रॉन्ग जा रहे हो मार्केट में तो एक स्टॉप लॉस दो और एग्जिट करो। तो ये जो मिस्टेक्स थे, वो मिस्टेक से फिर हमने खुद की लर्निंग स्टार्ट की। फिर 2015 में मैंने थोड़ा सा एल्गोस एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, एक दो बेसिक स्ट्रैटेजीज बनाई। तो फिर समझ में आया कि जो हमको चैलेंजेस एग्जीक्यूशन में आ रहे थे, जो हमारे इमोशंस आ रहे थे, वो हमको एल्गोस एक तरीके से उससे ओवरकम करने में हेल्प कर रहा था। तो फिर धीरे धीरे हमने मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बनाई, उसको हमने कहीं ना कहीं अप्लाई किया। और जैसे मैंने आपको रूल्स का बताया, राइट, तो मैंने अपना एक रूल बना लिया था कि जब तक मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए क्रेडिट नहीं आएंगे, मेरा जब तक अकाउंट 5 लाख रुपए नहीं जाएगा, तब तक मैं ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करूंगा। ओके, राइट। तो वो जब रूल बनाया मैंने, तो मेरे को समझ में आया कि आप इस तरीके से स्ट्रैटेजी को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्ट्रैटेजी को एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे अभी आपके जो व्यूवर्स हैं वो ऑप्शन बाइंग में पैसे बना रहे हैं, उनको 2 साल 3 साल ऑप्शन बाइंग को इतना अच्छा कर लेना चाहिए कि उनका एक सेटअप बन जाए, देन वो ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एज अ ट्रेडर है, हर महीने का मेरा खर्चा यहीं से चलना है। अगर मान लो मार्केट ट्रेंडिंग है और ये महीने बहुत अच्छा ट्रेंड रहा ऑप्शन बायर के लिए और मैं ऑप्शन सेलर हूं, तो मैंने तो पैसे बनाए नहीं, तो मेरा खर्च कहाँ से चलेगा। तो इसलिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आपको एक टाइम बाद कहीं ना कहीं करना होता है। मीनवाइल आपको कोई ना कोई स्ट्रैटेजीज बना के ट्रायल एंड एरर कर करके एक एक स्ट्रैटेजी जैसे आपकी सेट हो जाती, फिर आप मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं। तो इमोशंस आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको रियल एस्टेट का एग्जांपल दिया, रियल एस्टेट में बूम था, बहुत सारी इंडस्ट्री में भी ऑप्शंस आए मेरे को स्विच करने के लिए। तो मेरे को ये था कि नहीं, स्टॉक मार्केट आता है मेरे को और इसी पे ही रहना है। तो इट्स जस्ट लाइक अ टेस्ट मैच, अगर आप पिच में बने रहोगे, ओके, तो आपको कोई ना कोई वीक बॉल मिलेगी, आप 6 मार सकते हो। बट अगर आप ज्यादा एग्रेसिव प्ले करोगे, हर बॉल में आप 6 मारना चाहोगे, तो मार्केट आपको आउट कर देगा। तो जो अभी मैक्सिमम कोविड में लोगों ने स्टार्ट किया, कोविड के बाद तो लोगों को बहुत ऐसा फ्री गार्डन वॉक लगा कि बॉस जाओ मार्केट में और आराम से पैसे बना लो, पैसा लेके आ जाओ, पैसा लेके वापस आ जाओ। पर जब 2023 में मार्केट ने अपना एक्चुअल में एक जो एवरेज आउट किया, लोगों को, वीक प्लेयर को बाहर किया, उसके बाद लोगों को टफ लगा। इसलिए हमने देखा 40-50 लाख डीमेट अकाउंट क्लोज भी हुए उस ड्यूरेशन में जो कोविड के टाइम ओपन हुए थे। बिकॉज कहीं ना कहीं एक एवरेज रिटर्न मार्केट जस्टिफाई करता है। जैसे मिड कैप स्मॉल कैप में हमने रिसेंट में देखा था, बहुत अच्छा रिटर्न आया। लास्ट 1-2 साल में कुछ रिटर्न नहीं आया। गोल्ड में हमने देखा 2010 से लेके 2020 तक कोई रिटर्न नहीं आया। और अभी लास्ट 4-5 ईयर्स में बहुत अच्छा रिटर्न आ गया। 30,000 का गोल्ड अभी 1 लाख हो गया। तो सेम विद ट्रेडिंग है, सेम विद अगर आप अनरियलिस्टिक रिटर्न बना रहे हैं कुछ ड्यूरेशन में, तो आपको रेडी रहना है मार्केट को वापस करने के लिए। तो मोस्टली पीपल क्या करते हैं, जब मेरे को अनरियलिस्टिक रिटर्न आते हैं तो मैं वैसे अपने खर्चे बढ़ा लूंगा। ओके, मैं ये सोचूंगा कि यस ये तो मेरा सेव किया हुआ पैसा है। और जब मार्केट वापस लेना स्टार्ट करता है उसका 20% 30%, उस समय आपको क्या होता है, लॉसेज हो रहे हैं, M2M लॉस हो रहा है, मार्केट से आउट हो जा रहे हैं, आप उस समय पोजीशन साइजिंग बढ़ा रहे हैं। तो फॉर मी एज अ ट्रेडर, मेरा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो लेजर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 1 महीने की ट्रेडिंग से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो सर रफली आपका ट्रेडिंग कैपिटल क्या है? वो तो हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बिकॉज थोड़ा सा सेवी का और ये सब का हमारा रहते हैं, बट ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, यस। ओके, तो सर उसी नोट पे हम थोड़ा ये पॉडकास्ट यहीं पे एंड करते हैं। एंड अगर किसी को आपसे ये स्ट्रैटेजी सीखनी है ऑप्शन बाइंग के ऊपर, तो उस पे हमने आपके साथ कोलैबोरेट करके अब सर्च पे एक कोर्स बनाया हुआ है। राइट। तो अगर जिस किसी को भी ये स्ट्रैटेजी पसंद आई है या समझ में आई है, या और इसको और एक्सप्लोर करना है इन डेप्थ, जहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ आपको हर एक चीज इन डेप्थ मिलेगी, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है, कैसे आपको पोजीशन साइजिंग करनी है, तो उसके लिए आप सर के साथ एक कोर्स हमने अब सर्च पे बनाया है, उधर जाके एनरोल कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थैंक यू अंकुश सर, आपके काफी मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट शूट करके।